हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग क्लास 10 इकोनॉमिक्स और उसमें हम लोग चैप्टर डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया? हमने नेशनल डेवलपमेंट की बात कर ली और उसमें देखा कि इनकम के अलावा और भी क्राइटेरिया हमें कंसीडर करने पड़ेंगे जब भी हम लोग डेवलपमेंट को देखेंगे। तो उसी के बारे में हमने पहले कौन से रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था? वी हैव स्टडीड अबाउट वर्ल्ड बैंक यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ लिया था, जिसको कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। लेकिन हमने क्या देखा था? उसकी क्या खामी थी, उसकी क्या एक लिमिटेशन थी कि वो बस पर कैपिटा इनकम को कंसीडर करता है, यानी आप कितना कमा रहे हो, आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है, बस उसको कंसीडर करता है। उसके अलावा और भी जो इफेक्ट्स हैं उनको वो कंसीडर नहीं करता है। तो क्लासिफाई कंट्री को क्लासिफाई करने के लिए अब हमारा इन चीज को हमने और भी सारी क्राइटेरिया देख लिया कि इनकम के अलावा और भी क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारी क्राइटेरिया होती है। तो अब हमारा कोई ना कोई एजेंसी होना चाहिए, किसी न किसी को तो सोचना चाहिए ना कि भाई आपको इनकम के साथ साथ हेल्थ एजुकेशन पे भी विचार करना चाहिए। उसी पे हमारा आता है एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता क्या है, इसे कौन पब्लिश करता है और उसका क्या मतलब क्या है? लेट्स सी, समझते हैं कि क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है। इट इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में हम लोग यूएनडीपी भी कहते हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। ये करता क्या है? ये एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जितने भी कंट्रीज हैं उन सबको एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एचडीआई भी बोलते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या कर रहा था? वो बस पर कैपिटा इनकम को कंसीडर किया था। यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो हमारे डेवलपमेंट के जो की फीचर्स हैं उनको ये, या फिर जो भी की डायमेंशन है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट में, उन सबको कंसीडर करता है। तो हमारे की डेवलपमेंट होते कौन कौन से हैं? क्या क्या होगा? हमारा एक हमारा हेल्थ भी एक की फीचर है, की डायमेंशन है हमारे डेवलपमेंट का। दूसरा क्या? हमारा एजुकेशन, हम लोग कितना नॉलेजेबल हैं, वो भी हमारा डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम लोग की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो अच्छी होनी चाहिए, यानी इनकम को भी करना पड़ेगा, इनकम को भी हमें देखना पड़ेगा। यानी क्या क्या देखना पड़ा? सबसे पहले हम हेल्थ देखेंगे कि हमारा हेल्थ क्या है, किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का हेल्थ स्टेटस क्या है। दूसरा क्या देखेंगे? एजुकेशनल स्टेटस, वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नॉलेजेबल हैं, वो होगा। तीसरा क्या देखेंगे? हमें डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी देखना पड़ेगा कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, यानी वो कितना इनकम कमा रहे हैं। तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस कि हेल्थ का मतलब क्या हुआ। हेल्थ स्टेटस, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, कितना लंबा और हेल्दी लाइफ लोगों की है, यानी दिस गिव्स हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल। तो हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल को यूएनडीपी कैसे मेजर करती है? वो मेजर करती है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या होता है? दिस इज द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये क्या बता देता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी? कि कोई भी बच्चा अगर किसी भी देश में, सपोज इंडिया है या किसी और कंट्री में, वो जन्म ले रहा है, तो उसकी एक्सपेक्टेड वो कितने साल तक जिंदा रहेगा, इसका मतलब उसकी लाइफ कितनी होगी, वही हमें दे देता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। जैसे 75.5 है, 75.5 है, यानी यहाँ के लोग 75.5 साढ़े 75 साल एवरेज में लोग यहाँ पे जीते हैं। इसी तरह किसी भी और कंट्री अगर 60 होगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो इसका मतलब क्या है? कोई बच्चा अगर अभी जन्म ले रहा है, अभी तुरंत अगर जन्म लिया, अगर 2018 की बात करें, 2019 की बात करें, अगर 2019 में कोई बच्चा जन्म ले रहा है, तो अभी के फैक्टर के हिसाब से, अभी के कंडीशन के हिसाब से वो 60 ईयर तक लाइव रहेगा, 60 ईयर तक जिंदा रहेगा। इसकी मतलब उसकी लाइफ 60 ईयर होगी। तो ये क्या हमें दे दिया? ये हमें हेल्थ स्टेटस दे दिया, क्योंकि लाइफ किस पे डिपेंड करती है? मेनली हेल्थ स्टेटस पे डिपेंड करती है ना। हमारा हेल्थ जितना अच्छा होगा, हमारी लाइफ उतनी ज्यादा हो सकती है। तो ये हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखता है। जितने भी कंट्रीज हैं सबके डाटा वो निकालता है, सबकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखता है और उसके हिसाब से वो उसको एक इंडेक्स दे देता है, जिसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स कहते हैं। यहां से हमें एक इंडेक्स मिल गया। दूसरा क्या? हेल्थ के बाद हमारा आता है एजुकेशन, मतलब हम कितने पढ़े लिखे हैं, हमारे पास कितना नॉलेज है, इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा।
तो बीइंग नॉलेजेबल, दिस गिव्स एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल। एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल को वो किससे मेजर करते हैं, कौन से क्राइटेरिया को मानते हैं? दे कंसीडर मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग अब क्या होता है? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग देखिए क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड बाय पीपल ऑफ एजेस 25 ईयर्स एंड ओल्डर। इसका मतलब क्या हुआ, कोई देश है जैसे इंडिया है, इंडिया में 25 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं, 25 साल जिनकी भी उम्र हो गई, एज हो गई, उससे ऊपर के जो भी लोग हैं, उन्होंने मीन एवरेज में कितना ईयर स्कूलिंग गए, कितने साल स्कूल किए। सपोज अभी मैं डाटा आपको शो करूंगा, सारे 5 कंट्री की डाटा शो करूंगा, लेकिन अभी मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि सपोज अगर 12 है, अगर इसका डाटा दे दिया 12 कि हमारा मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 12 है, इसका मतलब क्या हो गया कि 25 साल से ज्यादा के उम्र वाले लोग किसी भी देश के बस 12 साल स्कूल गए, यानी बस 12 ईयर स्कूल गए, वही हमारा दे दिया मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। इट मींस एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड बाय पीपल ऑफ एजेस 25 ईयर्स एंड ओल्डर। ये दोनों तो हमारा हो गया, हमारा हेल्थ भी हो गया और एजुकेशन भी हो गया। अब हेल्थ और एजुकेशन के साथ साथ हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो देखना पड़ेगा कि वहां की लोगों की, वहां की सिटीजन की, वहां की जनता की क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैंने बता ही दिया, वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा इनकम पे। हमारा जितना अच्छा इनकम, हम उतना अच्छा हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी हम जितना ज्यादा इनकम, हम उतना हमको जिस भी चीजों की जरूरत है उसको आसानी से खरीद सकते हैं। तो दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी इनकम को भी तो देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। इनकम को वो कैसे देखते हैं, उसी के साथ जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी वर्ल्ड बैंक देखता था, वो कैसे देखता था, पर कैपिटा ऑफ द कंट्री, पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री क्या था, टोटल इनकम अर्न्ड बाय कंट्री यानी बाय डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी पूरे देश की जनता जितना इनकम करती है उसको किससे डिवाइड कर देते हैं हम लोग, बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, और कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री के बारे में हमने पहले देख लिया है। तो वो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को किससे मेजर करता है, वो पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। और उसका कौन सा इंडेक्स होता है, जीएनआई। जीएनआई किसको कहते हैं हम लोग, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, यानी ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है, अभी उसमें और ही फैक्टर आते हैं, लेकिन अभी बेसिकली हमारे 10th के लेवल पर हमें क्या समझना है, ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, यानी पूरे देश की जनता कितना कमा रही है, सब मिलके कितना कमा रही है। पर कैपिटा उसको हम लोग टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमें पर कैपिटा मिल गया, यानी प्रत्येक लोग, ईच पीपल एवरेज में कितना कमा रहे हैं। तो ये तीनों फैक्टर को उन्होंने कंसीडर कर लिया। क्या क्या हो गया हमारा, पहले हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी इनकम भी कर लिया। अब इन तीनों से एक इंडेक्स मिला, एक हमारा हेल्थ स्टेटस से एक इंडेक्स मिल जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, यहाँ नॉलेजेबल से हमें ये वाला इंडेक्स मिल गया। तीसरा हमें इनकम वाला इंडेक्स मिल गया, पर कैपिटा इंडेक्स मिल गया। अब तीनों इंडेक्स को वो क्या करती है, कंपैरिजन करती है, और तीनों इंडेक्स को मिला के दे प्रिपेयर, दे गिव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू, यानी एचडीआई वैल्यू वो सारे कंट्रीज को प्रोवाइड करते हैं। इन तीनों को मिला करके, इन तीनों को कंसिडर करके उन्होंने सारे कंट्री को एचडीआई वैल्यू दे दिया। अब एचडीआई वैल्यू देने के बाद क्या होता है, वो सारी कंट्रीज को रैंक के हिसाब से बांट देते हैं। सपोज किसी का एचडीआई वैल्यू 1 आया, किसी का 0.8, किसी का 0.7, किसी का 0.3, तो इसमें जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है 1 रैंक वाले सबसे ऊपर आ जाएंगे, यानी रैंक 1 में सबसे ज्यादा डेवलप्ड। तो अगर 0.8 उसके बाद है तो उसके 0.8 वाले सेकेंड नंबर पे, 0.7 थर्ड वाले पे, 0.3 उससे नीचे वाले पे। इसी के हिसाब से हमारा वो सारे कंट्रीज को क्लासिफाई कर देते हैं, उनको एक रैंक दे देते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग एचडीआई रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक। उसी के बारे में हम लोग अब स्टडी कर लिया, हमने तो स्टडी कर लिया यूएनडीपी का कैसे कैसे हेल्थ, एजुकेशन और इनकम तीनों को उन्होंने कंसीडर कर लिया। अब हम लोग डाटा देखते हैं कि इनका डाटा क्या है, यानी यूएनडीपी कैसी डाटा देती है। लेट अस सी अबाउट द डाटा। अब हम लोग एचडीआई का डाटा देखते हैं। इन सारा डाटा आपको इतना सारा लग रहा है, इसको आपको याद नहीं करना, रटना नहीं है कुछ, इसका आपको उसका रटने के लिए एग्जाम के लिए रटना नहीं है, बल्कि समझना, एनालाइज करना है कि हमारा इंडिया या फिर और भी हमारा इंडिया दूसरे देशों की कंपैरिजन में कैसे है, बस समझने के लिए, रटने की जरूरत नहीं है आपको, रटना मत, बस एनालाइज मैं करवाता हूँ कि कैसे एनालाइज करना है इसको। ये क्या है, हमारा एचडीआई रैंक है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये हमें कौन देता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। मैंने बताया आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी पब्लिश करता है, हर एक साल पब्लिश करता है। यहाँ जो डाटा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का, ये 2018 और 2019 का है। आपके एनसीईआरटी में 2018 का डाटा दिया हुआ है
और मैंने 2019 के डाटा को सर्च करके आपके लिए प्रेजेंट किया है। दोनों में कंपेयर करते हैं 2018 और 19 में। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या किया, हमने 5 कंट्री को लिया है, 6 कंट्री को लिया, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कंट्री को लिया। ये 6 के 6 कंट्री हमारे नेबर कंट्री हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका हमारे पड़ोसी, हमारे साउथ में, इंडिया हम ही है, म्यांमार हो गया हमारा, पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी, नेपाल हमारा पड़ोसी और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी। सबके सब हमारे पड़ोसी देश है, हमारा इंडिया और उसके साथ हमारे 5 पड़ोसी देश। इन सबका हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से डाटा देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इसका क्या डाटा दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहला डाटा देखते हैं। वो क्या है पहला डाटा? जीएनआई पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा क्या होता है। ये क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि लगभग पर कैपिटा इनकम एवरेज आदमी कितना कमा रहा है एक साल में, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ एक चीज आता है पीपीपी डॉलर, परचेजिंग पावर पैरिटी डॉलर। इसके बारे में मैं इसके बाद बताता हूँ, वो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंस नहीं है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि परचेजिंग पावर पैरिटी कहते किसको। चलिए उस पर हम लोग बाद में आएंगे, पहले हमें बस देखना है जीएनआई पर कैपिटा। हमें क्या ध्यान रखना है कि एवरेज इंसान कितना एक साल में कमा रहा है। तो देखते हैं पहले डाटा 2017 का डाटा, मतलब 2018 वाला जो हमारा रिपोर्ट है वो 2017 का डाटा देगा, एक साल पुराना डाटा देता है। हम 2017 का डाटा देखते हैं क्या है। हमारा श्रीलंका के एवरेज पर्सन का इनकम 11,326 डॉलर, इंडिया का पर कैपिटा इनकम 6,353, म्यांमार का 5567, पाकिस्तान का 5311, नेपाल का 2471 और बांग्लादेश का 3677। जब आप हमारे इन पड़ोसी में देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा श्रीलंका का लगेगा, यानी श्रीलंका का पर कैपिटा इनकम इन सबके कंपैरिजन में ज्यादा, यहाँ की एवरेज जनता ज्यादा कमा रही है। कितना कमा रही है? 11,326 डॉलर। ये डॉलर में सारे वैल्यू हैं। वही फिर हमारा दूसरा डाटा क्या देता है हमारा। चल दूसरा डाटा देने से पहले हम लोग देखते हैं कि 18 में क्या हुआ। 18 में इसका 11,326 से बढ़ के 11,611 हो गया। इंडिया का 6353 से बढ़ के 6829 हो गया। म्यांमार का 5567 से बढ़ के 5764 हो गया। पाकिस्तान का 5311 से बढ़ के 5190 हो गया। नेपाल का 2471 से 2748 हो गया और बांग्लादेश का 3677 से बढ़ के 4057 हो गया। इसका मतलब अब 2018 के डाटा के हिसाब से लोग इतना पर कैपिटा इनकम उनकी है इन डॉलर, ये डॉलर में दिया गया है। दूसरा हमारा क्या है, ये हमें क्या दे दिया? इनकम, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, यानी इन सारी देशों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनकम पे, उनके इनकम पे डिपेंड करती है। अब हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये हमें क्या दे देगा? वहां का हेल्थ स्टेटस, वहां के लोगों की हेल्थ स्टेटस कैसी है, स्वास्थ्य वहां के लोगों को कैसी है, स्वास्थ्य कैसी है। मैंने क्या बताया, इसके लिए क्या इंडेक्स वो यूज करती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसका मैंने क्या मतलब बताया कि कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है उस साल, अगर 2017 की बात करें, अगर 2017 में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी एवरेज लाइफ कितनी होगी, एवरेज वो कितना जिएगा, उसकी आयु कितनी होगी एवरेज में। तो देखिए एवरेज में वो कितना जिएगा। श्रीलंका में कितना है एवरेज में? 75.5 ईयर्स, इंडिया में 68.8 ईयर्स, म्यांमार में 66.7 ईयर, पाकिस्तान में 66.6 ईयर, नेपाल में 70.6 ईयर, बांग्लादेश में 72.8 ईयर्स। यह हमारा इंडिया में 68.8 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे इंडिया के जनरल लोग जो हैं एवरेज में 68 साल 68.8 ईयर्स लगभग जिएंगे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। 68.8 एवरेज की बात हो रही, कोई ज्यादा भी हो सकता है, कोई 100 साल भी जी सकता है, कोई 80 साल भी जी सकता है और कोई 40 साल भी जी सकता है, लेकिन एवरेज की अगर सबकी बात करें तो एवरेज में हमारा 68.8 ईयर्स आता है। 2018 की बात करें तो श्रीलंका का 76.8, इंडिया का 69.4, म्यांमार का 66.9, पाकिस्तान का 67.1, नेपाल का 70.5, बांग्लादेश का 72.3। इंडिया में अभी के कंडीशन के हिसाब से, यानी 2018 के कंडीशन के हिसाब से एवरेज लोग 69.4 ईयर्स जिंदा रहेंगे, जिएंगे। उसके बाद हमारा ये हमने देख लिया, हेल्थ स्टेटस भी देख लिया। अब हमारा आता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ये हमें कौन सा का डाटा बताएगा? हमारा एजुकेशनल स्टेटस कैसा, वहां के लोग कितने नॉलेजेबल हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। हमारा मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मैंने क्या बताया था कि 25 साल से ज्यादा के लोग, पूरे जनता पॉपुलेशन में जो भी 25 साल से ऊपर की जनता होगी, 25 साल से ऊपर का जो भी पॉपुलेशन होगा, उन्होंने एवरेज में कितना साल स्कूल अटेंड किया, कितना साल उन्होंने पढ़ाई किया। तो देखिए अब हम 2017 की डाटा देखते हैं तो श्रीलंका में 10.9, इंडिया में 6.4, म्यांमार में 4.9, पाकिस्तान में 5.2, नेपाल में 4.9, बांग्लादेश में 5.8। यहाँ 6.4 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इंडिया में एवरेज लोग
बस 6.5 साल ही स्कूल जा पा रहे हैं, बस 6.5 साल स्कूल में पढ़ पा रहे हैं। कोई 12 साल 15 साल ही पढ़ रहा है, कोई मैट्रिक इंटर उससे आगे पढ़ रहा है तो वो 12-15 साल पढ़ रहा है, कोई फर्स्ट सेकंड ईयर तक भी पढ़ रहा है, कोई 10th तक पढ़ रहा है तो 10 साल पढ़ रहा है। लेकिन अगर एवरेज की बात करें, ऑन एन एवरेज की बात करें तो यहाँ की जनता 6.4 ईयर्स पढ़ रही है। ये हम लोग किसका वैल्यू काउंट करते हैं? जो 25 साल से ऊपर के लोग हैं उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि 25 साल से ऊपर के लोगों ने कितना पढ़ा है अपने लाइफ टाइम में। तो हमारे इंडिया में 6.4 एवरेज में पढ़ा है लोगों ने। 6.5 ईयर्स हमारा 2018 में 11.1, 6.5, 5, 5.2, 4.9 और 6.1 ये हमारा डाटा ये कहता है। अब हम लोग बात करते हैं, अब मैंने क्या बताया, HDI वैल्यू, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू, वो क्या करेगा? इन तीनों को कंसीडर करेगा। इन तीनों के हिसाब से एक इंडेक्स बनाता है। यहां बनाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, यहां बनाएगा पर कैपिटा इंडेक्स और यहां बनाएगा एजुकेशन इंडेक्स। इन तीनों इंडेक्स को मिला के वो क्या बताया था मैंने? HDI वैल्यू देगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू दे देगा। देखिए ये क्या दिया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू दे दिया। अब देखिए ह्यूमन इंडेक्स वैल्यू में ये तीनों चीज कंसीडर हुए हैं। तो श्रीलंका का कितना? 0.77, इंडिया का 0.64, म्यांमार का 0.578, पाकिस्तान का 0.562, नेपाल का 0.574, बांग्लादेश का 0.608। 2018 में 0.78 इंडिया का बढ़ गया, यानी इंडिया ने थोड़ा ज्यादा डेवलप किया। इंडिया का सारा मैच देखते हैं आप, इसमें भी बढ़ा, इसमें भी बढ़ा और यहाँ भी बढ़ा। इसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू भी थोड़ा बढ़ेगा, यहाँ थोड़ा और डेवलप हो गए हम लोग 2019 में, मतलब 2017 के मुकाबले 2018 में थोड़ा और डेवलप हो गया। तो हमारा HDI वैल्यू भी बढ़ा, 0.64 था 0.647 हो गया। उसके बाद म्यांमार का 0.584, 0.560, यहाँ नेपाल का 0.579 और बांग्लादेश का 0.614 हो गया। अब इसी HDI वैल्यू के हिसाब से हमें क्या देगा? वो जितने भी कंट्री, हमारे टोटल कितने कंट्री का ये डाटा देता है? 189 कंट्री को कंसीडर करता है और 189 देशों को रैंक देता है कि कौन कितना डेवलप्ड है। तो जिसका जितना ज्यादा HDI वैल्यू उसका उतना अच्छा रैंक, जिसका 1 होगा या 0.9 होगा, 0.99 होगा, उसको फर्स्ट रैंक मिलेगा। जिसका जितना ज्यादा वैल्यू उसको उतना ज्यादा रैंक, और जिसको जितना कम मार्क्स, ये हिसाब से मार्क्स हो गया, आपको जितना अच्छा मार्क्स मिला आप उतना डेवलप्ड हो, आप उसको उतना रैंक मिलेगा। तो इन सब में आपको देख के लग रहा होगा कि सबसे ज्यादा किसका? श्रीलंका का 0.78। हम इन बस 5 की बात कर रहे हैं, 0.78। और सबसे कम किसका दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है पाकिस्तान का, सबसे कम आपको दिखेगा यहाँ पे। तो देखिए इसके हिसाब से हमें रैंक जो दिया 2018 में, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो श्रीलंका का रैंक 76, इंडिया का रैंक 130, म्यांमार का 148, पाकिस्तान का 150, नेपाल का 149 और बांग्लादेश का 136 रैंक है। और फिर 2019 की बात करें तो श्रीलंका 71 नंबर रैंक पे पहुंच गई। देखिए रैंक उसने, इसका मतलब उसके में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आई, और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, तो उसका रैंक 76 से बढ़ के 71 पे आ गया। इंडिया भी एक रैंक छलांग मारा है, 130 था 129 पे आ गया। ये बढ़ता भी है घटता भी, किसी साल बढ़ जाता है रैंक, किसी साल घट जाता है, वो वहां के डेवलपमेंट इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, यानी HDI वैल्यू पे डिपेंड करेगा। उसका म्यांमार 148 to 145 हो गया, पाकिस्तान 152 हो गया, इसका और ज्यादा रैंक बढ़ ही गया, 150 था अब 152 हो गया। उसके बाद नेपाल का 149 था 147, इसने इंप्रूव किया है। बांग्लादेश ने भी इंप्रूव किया है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान और नीचे गिर गया, 150 था 152 हो गया, बाकी सब ने इंप्रूव ही किया है। इससे हमें क्या पता चला कि पूरे विश्व की बात करें, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, यानी पूरे 189 कंट्रीज की बात करें, तो हमारा इंडिया जो है वो 129 नंबर पे आता है डेवलपमेंट में। इसका मतलब हमारा देश 129 नंबर पे डेवलप्ड है। हमारे से ऊपर 128 देश ऐसे हैं जो हमसे ज्यादा डेवलप्ड हैं। किसको कंसिडर करते हुए? सारे डाटाओं को कंसिडर करते हुए। अब देखिए एक जो आपको समझने की बात है, देखिए इसमें हमारा क्या है, हमारा श्रीलंका है। श्रीलंका एक छोटा सा देश है, उसका हमारा इतना ज्यादा रैंक है, 71 रैंक है। फिर हमारा नेपाल है 147 पे आ गया। ये देखिए इन दोनों में, इंडिया और नेपाल में देखिए पर कैपिटा इनकम का कितना का फर्क हो गया, बहुत ज्यादा का फर्क हो गया। यहाँ 2471, इसका 2 गुना से भी ज्यादा हमारा इंडिया में पर कैपिटा इनकम है। लेकिन रैंक में देखोगे आप 129 और 147 का ही बस अंतर है, बहुत कम का अंतर है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ सारे चीजों को कंसिडर किया जा रहा है, इनकम को भी कंसिडर किया जा रहा है, हेल्थ को भी कंसिडर किया जा रहा है और एजुकेशन को भी कंसिडर किया जा रहा है। यहाँ से ये पता चलेगा
किसी भी कंट्री का, भले ही वहां पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा हो जाए, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। वहां की और भी जो डेवलपमेंट इंडिकेटर है उनमें भी उनको आगे रहना पड़ेगा, तभी ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा, तभी वहां के देश की जनता को हम लोग कह सकते हैं कि वहां उस देश का विकास हुआ है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एसडीआई क्या होता है। अब यहाँ हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम के लिए नहीं लेकिन एज ए सिटीजन, एज ए जनरल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज पीपीपी डॉलर। ये पीपीपी डॉलर क्या है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नोट फॉर टीचर में लिखा हुआ है कि बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि पीपीपी डॉलर होता क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी होता क्या है। आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है लेकिन आपके समझने के लिए जरूरत है। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज दिस पीपीपी डॉलर, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी होता क्या है। ये परचेजिंग पावर पैरिटी, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। आपके एग्जाम के लिए नहीं है लेकिन आप समझिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, अब हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है वो, नॉमिनल वर्सेस पीपीपी कैलकुलेशन। क्या होता है नॉमिनल कैलकुलेशन और क्या होता है पीपीपी कैलकुलेशन। ये बहुत लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। कैसे कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपने कभी देखा होगा हर एक साल हमारा जीडीपी बताया जाता है कि हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर जनरली हम लोग बात करें तो किसको कहते हैं, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर विद इन अ कंट्री। इसका मतलब एक देश में एक साल में कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, उसी का वैल्यू हमें जीडीपी दे देता है। हमें अभी जीडीपी आपको जानते हो या फिर हम लोग आगे इसके बारे में और स्टडी करेंगे। अभी हमें टर्म सीखना है नॉमिनल वर्सेस पीपीपी कैलकुलेशन के बारे में कि ये होता क्या है। अगर जीडीपी के बारे में हम लोग सिंपल जाने तो क्या होता है कि हमारे पूरे देश में एक साल के अंदर कितना फाइनल गुड यानी सामान या फिर सर्विस प्रोड्यूस हुआ, वही हमारा जीडीपी हो जाता है। तो जब आप देखते होगे जीडीपी कंपेयर करते होगे तो आप देखते होगे कि इस साल हमारा 2018-19 में हमारा जो है 2.9 ट्रिलियन डॉलर हमारा जीडीपी हो गया। और कौन हमें डाटा देता है, हमारा आईएमएफ भी देता है, वर्ल्ड बैंक भी देता है और साथ में और भी यूनाइटेड नेशन भी देता है। लेकिन अगर हम आईएमएफ की डाटा की बात करें तो आईएमएफ के डाटा के हिसाब से जीडीपी ऑफ इंडिया यहाँ आपको दो देखने को मिलते हैं, एक नॉमिनल मिलता है और एक पीपीपी देखने को मिलता है। अगर आप नॉमिनल में देखोगे तो हमारा जीडीपी 2.9 ट्रिलियन डॉलर है। अगर नॉमिनल के हिसाब से देखेंगे तो हमारा रैंक 5 होता है, यानी हम पूरे विश्व में अगर नॉमिनल जीडीपी के कंपैरिजन में बात करें तो हमारा जीडीपी 5th नंबर पे आता है। लेकिन उसी जीडीपी को जब हम लोग पीपीपी के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में कंपेयर करते हैं तो हमारा जीडीपी 11.3 ट्रिलियन डॉलर हो जाता है। अरे भाई ये कैसे, एक हमारा जीडीपी वही जीडीपी सेम वही प्रोडक्शन हुआ, वही हमारा एक जगह वैल्यू दे रहा है 2.9 ट्रिलियन डॉलर और वही दे रहा है हमारा 11.3 ट्रिलियन डॉलर। भाई ये कैसे, अगर नॉमिनल के हिसाब से देखते हो तो हमारा रैंक 5 पे जाता है और अगर पीपीपी के हिसाब देखें तो हमारा वर्ल्ड में रैंक 3 पे आ जाता है हमारा जीडीपी। अरे ये कैसे, एक जगह हमारा रैंक 3 पे आ जा रहा है, एक जगह हमारा रैंक 5 पे आ जा रहा है। इसी को समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि नॉमिनल क्या होता है और पीपीपी कैलकुलेशन होता क्या है। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो ये जानने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि किसी भी देश की जीडीपी होगी या जीएनआई होगी या पर कैपिटा इनकम होगी या कोई भी स्टैटिस्टिकल डाटा होता है तो वो कंट्री वो अपने करेंसी में उस डाटा को रखता है। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया क्या करेगा, इंडिया ने बोला कि 2018-19 में हमारा करंट प्राइस के हिसाब से हमारा जीडीपी 190 लाख करोड़ रुपया है। ये रुपया में बताया, डॉलर में तो नहीं ना बताया। इंडिया डॉलर में बताया, इंडिया रुपया में बताएगा, हमारा अमेरिका डॉलर में बताएगा, चाइना युआन में बताएगा, जापान अपने करेंसी में बताएगा और जो जितने भी कंट्री हैं वो अपने अपने करेंसी में अपना जीडीपी को या फिर और भी स्टैटिस्टिकल जो भी डाटा है उनको अपना बताएगा। यानी अगर इंडिया है उसके हिसाब से 190 लाख करोड़ रुपया है। अगर भाई 190 लाख करोड़ रुपया है, एक आदमी इंडिया ने बोला कि भाई हमारा 190 लाख करोड़ रुपया है, हमारे यूएस बोला कि हमारा इतना डॉलर है, चाइना बोला हमारा इतना युआन है, तो हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे। हम लोग डॉलर को रुपया से तो कंसीडर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, युआन को रुपया से कंसीडर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे करेंसी को किसी एक करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग जनरली किस में कन्वर्ट करते हैं, हम लोग डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं सारे करेंसी को। अब जैसे हमारा इंडिया दे दिया कि हमारा 190 लाख करोड़ रुपया है, हमारा जीडीपी हुआ, 190 लाख करोड़ को वो क्या करेगा, जो हमारा जो भी कंपैरिजन करेगा या फिर हमारा जो आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन उसको कंपेयर करेगा, वो क्या करेगा,
उसको कन्वर्ट कर देगा एक करेंसी में। अगर रुपया है तो रुपया को भी डॉलर में, चाइना का जो भी करेंसी युआन है युआन को भी डॉलर में, हमारा अगर जापान का करेंसी है उसको भी डॉलर में, यानी सारे देश की करेंसी को एक डिनोमिनेशन यानी डॉलर में कन्वर्ट कर देता है। अब ये डॉलर में कन्वर्ट करने का दो तरीका होता है। वो कौन कौन सा तरीका होता है? एक होता है हमारा नॉमिनल मेथड, एक होता है हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड। यही हमें एक डिनोमिनेशन में लाने के लिए, एक करेंसी में लाने के लिए हम लोग दो मेथड का यूज करते हैं, हमारा नॉमिनल और पीपीपी, जो हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि हमारा नॉमिनल मेथड क्या कहता है। लेटर सी। अब हमने देख लिया कि दो तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं करेंसी में, कॉमन करेंसी में। क्या क्या दो तरीके बताया मैंने, एक नॉमिनल और एक पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। सबसे पहले हम लोग नॉमिनल देखते हैं कि नॉमिनल क्या होता है। तो नॉमिनल में क्या होता है, हम लोग मार्केट एक्सचेंज रेट का यूज करते हैं फॉर कन्वर्टिंग द करेंसी। वी यूज मार्केट एक्सचेंज रेट। अब मार्केट एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक करेंसी का दूसरे करेंसी में क्या वैल्यू है, उसी को हम लोग मार्केट एक्सचेंज रेट कहते हैं। ये कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बोल देते हैं कि भाई हमारा डॉलर, एक डॉलर का अभी इंडिया में 70 रुपया वैल्यू है। $1 इक्वल टू 70 रुपया, या फिर €1 इक्वल टू 101 रुपया, या कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या, मार्केट एक्सचेंज रेट, यानी एक करेंसी का दूसरे करेंसी में क्या वैल्यू है। जैसे हमारा आप सुनते होंगे कि हमारा $1 का भी 70 रुपया वैल्यू है, 74 रुपया, 75 रुपया, ये हो गया हमारा मार्केट एक्सचेंज रेट। तो नॉमिनल से हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट एक्सचेंज रेट का यूज करेंगे। और ये मार्केट एक्सचेंज रेट कौन सी पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट। मार्केट में जो भी सप्लाई और डिमांड होते हैं उन पे हमारा ये डॉलर या फिर जो भी हमारा एक्सचेंज रेट है वो वेरी करता है। जैसे आपने सुना होगा रोज के रोज चेंज होते हैं, आज 74 रुपया हो गया, कल 73 रुपया हो गया, परसों 74 पॉइंट समथिंग, फिर कुछ भी, वो हमेशा चेंज होते रहता है मार्केट में। वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा क्या डिमांड और सप्लाई हो रहा है मार्केट में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग नॉमिनल में इसी मार्केट एक्सचेंज रेट का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हमारा $1 में 70 रुपया हमारा एक्सचेंज रेट है, और हम लोग मान के चलते हैं कि सपोज हम लोग अभी छोटा मान के चल रहे हैं, हमारा जीडीपी बस 7,000 रुपया, 7,000 रुपया तो नहीं, हमने अभी देख लिया कितना ज्यादा 190 लाख करोड़ रुपया है। लेकिन मैं सिंपल कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, कैलकुलेशन में इजी होगा, तो आपको कितना बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन होगा आप वो कर सकते हो। तो देखिए हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा जीडीपी जो है बस 7,000 रुपया। अब जीडीपी हमारा 7,000 रुपया है, और हमको क्या करना है, रुपया में हमने दे दिया। इंडिया ने बोला कि भाई मेरा 7,000 रुपया जीडीपी है। अब वर्ल्ड बैंक क्या करेगा या आईएमएफ क्या करेगा, इसको डॉलर में कन्वर्ट करेगा। डॉलर में कैसे कन्वर्ट करेगा, हम कर रहे हैं अभी नॉमिनल के हिसाब से। अगर नॉमिनल के हिसाब से कन्वर्ट करेगा तो क्या यूज करेगा, वो मार्केट एक्सचेंज रेट यूज करेगा। मार्केट एक्सचेंज रेट यूज करेगा तो अभी का मार्केट एक्सचेंज रेट क्या है, $1 इक्वल टू 70 रुपया, हमने अभी माना है, सब कुछ सपोज करके चल रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर के टर्म्स में हमारा जीडीपी क्या हो जाएगा, इस 7,000 को हम लोग 70 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना डॉलर आ गया, $100 आ गया हमारा जीडीपी। यहां से हमें लग जाएगा कि हमारा जीडीपी ऑफ इंडिया $100 है। अगर रुपया में बात करें तो 7,000 रुपया है, और डॉलर में बात करें तो $100 है। इसी तरह सारे कंट्री को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है उनके मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से। अब हमारा ये क्यों, हमें पीपीपी का क्यों जरूरत पड़ता है, हमें परचेजिंग पावर पैरिटी का मेथड का क्यों यूज पड़ता है, वो देखिए क्यों यूज पड़ता है। क्योंकि ये जो हमारा नॉमिनल रेट है यानी फिर मार्केट एक्सचेंज रेट वाला जो हमारा मेथड है, ये हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंसीडर नहीं करता। अब ये कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है भाई, अब कॉस्ट ऑफ लिविंग को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, हमारा कोई रेंट है, हम लोग को किराया का मकान चाहिए। भाई दिल्ली में हमको किराया का मकान जो है 7,000 रुपया में मिल जाएगा, 7,000 रुपया में मिल जाएगा। और उतना ही बड़ा मकान हम बिहार में लेते हैं, किसी गांव में लेते हैं, तो हमें वो वही मकान 3,000 रुपया में मिल जा रहा है। सेम मकान, सेम उतना ही बड़ा हमें जगह चाहिए, वो हमें 3,000 में मिल जा रहा है। यहां से हमें क्या हो रहा है कि दिल्ली में हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, और किसके मुकाबले, बिहार के मुकाबले। तो इससे हमें क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ लिविंग का फर्क पड़ जाता है। इसी तरह कोई दूसरा देश है, जैसे हमारा अमेरिका है, अमेरिका में हमारा इस 7,000 से भी ज्यादा होगा, तो हमारा क्या कह सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्री। अलग अलग देश में कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट हो जाता है, जिसको मार्केट रेट एक्सचेंज रेट जो है वो कंसीडर नहीं करता है। और जो इंडिया में होता है, इंडिया में हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है वो किससे सस्ता होता है, हमारे यूएस हो या फिर अदर यूरोपियन कंट्री से यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ता होता है। उतना ही रुपया में हम इंडिया में ज्यादा अच्छे से रह सकते हैं। मान के चलिए हमारा इनकम जो है 25,000 रुपया है,
या $2500 में, मान लीजिए हमारा $2500 है, हम $2500 इंडिया में भी कमा रहे हैं और $2500 हम यूएस में ही कमा रहे हैं, यूएस में भी कमा रहे हैं, तो हमारा इंडिया में $2500 में हम बहुत अच्छी सुविधाओं का यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ रहन सहन कर सकते हैं। लेकिन वही $2500 अगर हम अमेरिका में कमा रहे हैं तो हमें उतना ज्यादा फैसिलिटी नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग अमेरिका का बहुत ज्यादा है। इसी को ये मार्केट एक्सचेंज रेट कंसीडर नहीं करता है। इसी के लिए हम लोग पीपीपी का कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ता है, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। अब वही देखते हैं कि व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी, लेट अस सी। अब हम लोग देखते हैं कि पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी को हम लोग हिंदी में अगर आसान भाषा में समझे तो इसको कहते हैं हम लोग खरीदने की क्षमता। परचेजिंग पावर, हमारी खरीदने की क्षमता क्या है, इंडिया में हमारी खरीदने की क्षमता क्या है और अमेरिका में या यूएस में या किसी और कंट्री में हमारे खरीदने की क्षमता क्या है। ये कब यूजफुल होता है? इट इज यूजफुल व्हेन कंपेयरिंग डिफरेंसेस इन लिविंग स्टैंडर्ड बिटवीन नेशन। जब हम लोग अलग अलग देशों का लिविंग स्टैंडर्ड को कंपेयर करना हो, जैसे कि मैंने पहले बता ही दिया है। अब इसे जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग को 1 कप कॉफी चाहिए, 1 कप कॉफी हम लोग अगर अमेरिका में जाएंगे तो सपोज $1 में हमको 1 कप कॉफी मिल जाएगा। लेकिन अगर इंडिया हम लोग आ जाएंगे, इंडिया में वही आदमी आता है और इंडिया में उसको वही चाय या कॉफी $10 में मिलता है। अमेरिका में 1 कप कॉफी का दाम $1, इंडिया में 1 कप कॉफी का दाम ₹10। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, अगर हम लोग एक्सचेंज रेट के हिसाब से चलेंगे, एक्सचेंज रेट क्या है, सपोज कि एक्सचेंज रेट हमारा $1 में ₹70। अगर एक्सचेंज रेट के हिसाब से चले तो यहाँ क्या होगा, इंडिया में वही आदमी 7 कप चाय पी सकता है, 7 कप कॉफी पी सकता है। अमेरिका में $1 में कितना पी रहा है, 1 ही कप पी रहा है। लेकिन वही आदमी जब इंडिया आ रहा है, इंडिया में अगर मार्केट एक्सचेंज रेट को देखेगा तो $1 में वो 7 कप चाय पी सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी हमारी खरीदने की क्षमता अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती है। अलग अलग देश के हम लोग अगर अलग अलग राज्य जाते हैं तो वहां भी अलग अलग हो सकती है, वो वहां की परचेजिंग पावर या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग पे डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, परचेजिंग पावर ऑफ इंडिया इज मोर एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लो। इसका मतलब हमारे इंडिया का परचेजिंग पावर यूएस या फिर यूरोपियन कंट्रीज है उनसे ज्यादा है। क्यों हमारा परचेजिंग पावर ज्यादा, हमारे खरीदने की क्षमता क्यों ज्यादा है? क्योंकि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ता है, हम लोग सस्ते में अपना खर्च यहाँ निकाल सकते हैं। और कैसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग को सेम इनकम मिल रहा है, जैसे मैंने फिर से बताता हूं, हम $2500 अमेरिका में भी कमा रहे हैं और $2500 इंडिया में भी कमा रहे हैं, तो हम लोग इंडिया में यूएस से ज्यादा अच्छे तरीका से रह सकते हैं, हम ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ बिता सकते हैं यूएस के मुकाबले। दोनों जगह हम $2500 ही कमा रहे हैं। अगर डॉलर की बात करें, एक ही हम लोग करेंसी यूज कर रहे हैं, यहाँ भी $2500, अमेरिका में भी और इंडिया में भी $2500, लेकिन इंडिया में हम लोग अच्छे से रह सकते हैं किसके मुकाबले, यूएस के मुकाबले। यही होता है हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी। अब इसी परचेजिंग पावर पैरिटी नॉमिनल में हमने क्या किया, मार्केट एक्सचेंज रेट का यूज किया, और पीपीपी के मेथड में हम लोग पीपीपी एक्सचेंज रेट का यूज करते हैं, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट का यूज करते हैं। किसके लिए, टू अकाउंट फॉर डिफरेंसेज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। हमारा कंट्री में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कॉस्ट ऑफ लिविंग है, तो उसी का कन्वर्जन करने के लिए, उसी को अकाउंट में लेने के लिए, उसी को कंसीडर में ध्यान में रखने के लिए हम लोग पीपीपी एक्सचेंज रेट का यूज करते हैं। हम लोग देखते हैं, हमने मार्केट एक्सचेंज रेट तो देख लिया, अब देखते हैं कि पीपीपी एक्सचेंज रेट क्या होता है और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। लेट अस सी। हम लोग देखते हैं कि पीपीपी एक्सचेंज रेट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर किसी भी देश का किसी दूसरे देश के रिस्पेक्ट में, यानी किसी एक देश के करेंसी का दूसरे देश के करेंसी का हमें पीपीपी एक्सचेंज रेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो हमारा पीपीपी एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला होता है, पीपीपी एक्सचेंज रेट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड एक्स इन करेंसी 1 बाय कॉस्ट ऑफ गुड एक्स इन करेंसी 2। सेम समान एक्स है, उसका किसी जैसे रुपया, यहाँ मान से चलते हैं रुपया में कितना दाम है, और उसी गुड उसी सामान का हमारा करेंसी 2, अगर करेंसी 2 को हम लोग डॉलर मानते हैं तो डॉलर में कितना कॉस्ट है। देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग कैसे समझते हैं, देखिए मान के चलिए, फिर वही एग्जांपल लेते हैं कि 1 कप कॉफी का यूएस में $1 कीमत है, कॉस्ट है। वही 1 कप कॉफी का इंडिया में कितना रेट है हमारा, ₹10 है। तो हम पीपीपी एक्सचेंज रेट कितना हो जाएगा, हम लोग एक्स करेंसी 1 हमारा क्या है, रुपया, RS10
बाय करेंसी 2 में उसी का चाय का कॉफी का कितना दाम है $1। तो यही हमें दे देगा पीपीपी एक्सचेंज रेट। यहां से क्या हमें पीपी एक्सचेंज रेट आ जाएगा $1 इक्वल टू RS10। यही हो गया हमारा यहाँ से पीपी एक्सचेंज रेट। लेकिन हम अगर मार्केट एक्सचेंज रेट में कर रहे थे तो कितना था हमारा $1 इक्वल टू RS70। लेकिन पीपी एक्सचेंज रेट में हमारा $1 इक्वल टू RS10 ना कि $1 इक्वल टू RS70। यही होता है हमारा पीपीपी एक्सचेंज रेट। इसी से हमारा जीडीपी में फर्क आ जाता है, या कोई भी स्टैटिस्टिकल जीडीपी हो, जीएनआई हो, एनएनआई हो, या कोई भी स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी होती है उसमें डिफरेंस आ जाता है जब हम नॉमिनल से कैलकुलेट करते हैं और जब हम लोग पीपीपी से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पीपीपी हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी कंसीडर करता है। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं, हम लोग पहले नॉमिनल के हिसाब से देखते हैं। नॉमिनल में हम लोग क्या करेंगे, मार्केट एक्सचेंज रेट का यूज करेंगे। सपोज मार्केट एक्सचेंज रेट $1 इक्वल टू ₹70 है। अब $1 इक्वल टू ₹70 हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा जीडीपी बस ₹7,000 है। ये ₹7,000 मैं बस मान रहा हूँ सिंपल कैलकुलेशन के लिए, कितना भी बड़ा वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज जीडीपी इंडिया का जो इंडिया गवर्नमेंट ने दिया है वो ₹7,000 है, तो हमको डॉलर में निकालना पड़ेगा, क्योंकि सारी कंट्री को एक में निकालना पड़ेगा, यानी डॉलर में हमें निकालना पड़ेगा सबको। अब डॉलर में कन्वर्ट करना है, हम लोग नॉमिनल से कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी मार्केट एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट कर रहे हैं, तो $1 को हमको ₹70 मानना पड़ेगा। हम लोग डॉलर में कैसे निकालेंगे जीडीपी, 7,000 को 70 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जीडीपी आ जाएगा $100। अब वही अगर हम पीपीपी में देखें, पीपीपी में हमें क्या करेंगे, पीपीपी एक्सचेंज रेट देखना पड़ेगा। पीपीपी एक्सचेंज रेट हम लोग मान के चलते हैं कि $1 में ₹10, जैसे कि हमने सिंपली एक कैलकुलेट किया। सपोज कि $1 में हमारा ₹10 है, तो हम फिर वही करते हैं, हम लोग मानते हैं कि पीसीआई यानी पर कैपिटा, या जीडीपी मान लीजिए इसको। सपोज जीडीपी, सपोज हमारा जीडीपी फिर वही 7,000 था, यहां भी हमारा 7,000 है। अगर हम डॉलर में निकाले तो हमारा जीडीपी क्या आ जाएगा इस केस में, 7,000 बाय 10, क्योंकि हमारा पीपीपी एक्सचेंज रेट 10 है, $1 इक्वल टू ₹10। तो हमारा यहां से जीडीपी $700 आ गया। यहां हमारा जीडीपी बस $100 था और यहां $700 आ गया। यही हमें चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, जीडीपी में एक जगह जीडीपी में हमारा $2.9 ट्रिलियन हो जाता है और एक जगह $11.3 ट्रिलियन हो जाता है। नॉमिनल में हमारा $2.9 ट्रिलियन, और वही अगर हम जब पीपीपी से देखते हैं, यानी पीपीपी एक्सचेंज रेट को देखना पड़ता है, तो हमारा $11.3 ट्रिलियन हो जाता है। तो अगर नॉमिनल से हम लोग देखते हैं तो हमारा इंडिया 5 नंबर पे आता है जीडीपी के रैंकिंग में। अगर हम लोग वही पीपीपी से देखते हैं तो हमारा 3rd नंबर पे पहुंच जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी कंसीडर किया। इसका मतलब हमारे इंडिया में परचेजिंग पावर ज्यादा है, हम उतना ही रुपया में, उतना ही डॉलर में ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद सकते हैं, उसको भी कंसीडर करते हैं हम लोग पीपीपी में। इसलिए हम लोग पीपीपी का भी यूज करते हैं ताकि हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी कंपैरिजन कर सके। लेकिन ये जनरली बहुत कम यूज होता है, यूज तो होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना। पीपीपी को कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों कैलकुलेट होगा, क्योंकि हमने बस एक सामान को माना, कॉफी को माना, लेकिन भाई कितने सारे सामान हैं जो इस देश में बिक रहे हैं, उस देश में बिक रहे हैं। इतने सारे सामानों को एक साथ कंसीडर करना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन फिर भी उसके कैलकुलेशन किए जाते हैं। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इनके भी कैलकुलेशन करते हैं, पीपीपी एक्सचेंज रेट भी निकालते हैं, मार्केट एक्सचेंज रेट भी निकालते हैं। दोनों के हिसाब पे जीडीपी या फिर जीएनआई या फिर जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा है उन सबको किसी एक करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई होप कि आपको अब कोई पूछेगा कि भाई जीडीपी में, एक जीडीपी में हमारा 3rd रैंक पे है, दूसरा जीडीपी में हमारा 5th रैंक पे है। एक बार हमारा जीडीपी क्या देता है कोई $2.9 ट्रिलियन, पीपीपी में क्या देता है $11.3 ट्रिलियन। भाई ये कैसे? तो आई होप कि आपको अब आप उसे अच्छे से समझा पाओगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल एडुजीवा को सब्सक्राइब कर ले, अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दे। मैं पूरी की पूरी कोर्स आपको एनसीईआरटी की 6 to 12 तक की समरी और करंट अफेयर्स की भी कोर्स ला रहा हूं। अभी मैं एनसीईआरटी का समरी कंप्लीट कर रहा हूं, तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और पूरा का पूरा कोर्स पढ़े इस पे। और मैं जो भी पढ़ाता हूं उसका नोट्स भी आपको हमारे वेबसाइट edujiva.com के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। edujiva.com के स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप सारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आपको पीपीपी भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।